नमस्कार। नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज दमदार डिबेट में जो बात होने जा रही है वो बात होने जा रही है दमदार बात और दमदार सवाल आज होंगे मैनपुरी और रामपुर की उन सीटों पर जिन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है। इन दोनों पार्टियों पर क्या समीकरण बैठने वाले हैं, किस तरीके से ये तमाम जो चुनाव है, ये पूरा का पूरा चुनाव है वो रहने वाला है, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और इन तमाम मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ लई कागर साहब जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ मेहंदी हसन साहब जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जुड़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा की भी अगर बात की जाए तो अभिषेक मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है और लगातार जनता के लिए काम करते रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे। अब सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा, सबसे पहला सवाल आपसे है आगा साहब, क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी प्रस्पा आप तो सब मिल गए हैं, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब तो चाचा का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, बहू मैदान में है, क्या लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैनपुरी का इलेक्शन जो है वन साइडेड है और चाचा के मिलने के बाद तो बिल्कुल ही इलेक्शन जो है बिल्कुल सामने आ गया है। पूरा चुनाव एकदम आपके सामने है और कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से चाचा के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि स्वर्गीय नेताजी की सीट खाली हुई थी और इस पे उनकी बहू खड़ी हुई है और उनके सामने कोई ठहरेगा नहीं। और मीडिया भी देख रही है कि पूरी तरह से वो सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के हाथ आने वाली है। तो अभी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी लेकर जा रही है रामपुर की सीट और वहां की सीट। जी हाँ, बिल्कुल। रामपुर की आदम खान साहब लगे हुए हैं। आदम खान साहब पूरी तरह से कैंडिडेट को लड़वा रहे हैं और आदम खान साहब का वहां पर बहुत अच्छा वर्चस्व है। वो सीट हमेशा वो जीतते हुए आए हैं और अब की अपने साथी को मैंने जीतने की असल वो साहब कैंडिडेट कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल। आपके लिए है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैं हालातों को देखूं और इस चुनाव की देखूं तो इस चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ पाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है मेहंदी साहब? देखिए, इस वक्त जरूरत है कि सेकुलर और नॉन सेकुलर सरकारों के मामला है कि हम किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं। हमारी जरूरत है और हमारा दायित्व भी बनता है कि सेकुलर पार्टी के साथ में जाए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से ही चुनाव लड़ा रही है और जहां नहीं लड़ती आप देख लें, चाहे गुजरात का मामला हो या हिमाचल का मामला हो, पूरे उनके जितने मंत्री वो वहां लगे हैं, जितने राज्यों के गवर्नर हैं वो लगे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जितने मंत्री वो लगे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हैं, सब लगे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो रामपुर और जो मैनपुरी की जो सीट का जो चुनाव हो रहा है वो उसमें भी आप ये देख रहे हैं कि अभी कल ही परसों जो एक वाकया है कि वहां के जो 3 थाने थे, 3 थानों के इंस्पेक्टर को मेडिकल रिलीफ में भेज दिएगा, छुट्टी में भेज दिया, ताकि वो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से काम करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि इस वक्त जरूरत है एक साथ आने की। अगर अगर एक गट्टे को अगर आप खोल दिएगा तो एक एक डंडी को आपको थोड़ी देर टूट जाएगी, लेकिन उसी डंडियों को, उन्हीं स्टिकों को एक अगर गट्टर में बांध दिएगा तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आवश्यकता है, जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है उसको सेकुलर ताकतों को मजबूत करेंगे, नॉन सेकुलर के हमेशा खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। तो कांग्रेस का निर्णय सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और हमेशा हमेशा हम जहां जहां भी जहां चुनाव होते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि हम मजबूत नहीं, लेकिन जो सेकुलर पार्टी है किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी को, उसको मजबूत करने का हमेशा हम प्रयास करते हैं। तो उसमें ये है। और रामपुर के चाहे चुनाव हो या मैनपुरी को हो, तो ये हम ये चाहते हैं कि जो दूसरी जो सेकुलर पार्टी उसको मजबूत करके वहां के जो जीत है प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो और एक मैसेज जाए पूरे देश के अंदर कि हम सेकुलर हैं, देश को जोड़ने के लिए आए, ना कि देश को तोड़ने के लिए। आजादी से पहले से ले लिए सिर्फ ये पार्टी जो भी आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ देश को तोड़ने के अलावा इन्हें जोड़ने का कोई कभी काम नहीं किया। आपने वादे किए थे 15 लाख रुपए दे देंगे, नहीं आए। आपने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, वो सिर्फ सपने, मुंगेरी लाल के सपने नहीं, साबित ठीक हुए। है, हम तो इस चुनाव की बात कर रहे हैं मेहंदी साहब। इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो कांग्रेस पाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। अभिषेक नहीं साहब, ऐसा नहीं क्या आपको लग रहा देखिए, है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कैसे नहीं क्या कहते होने ना, वाला है? कहा कहते जी हैं जी, किसी ने बताइए मेहंदी कहा साहब, क्या कह रहे हैं?
यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ऐसा कि नहीं कहते रहे जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। होता है, अभी तब्दीलियां आएंगी, जरूर आएंगे, हम होंगे कामयाब। जिस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, उसी तरह से जो देश तोड़ने वाली ताकतें, इनको भी भगाने में हम कामयाब होंगे। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज में आंसर के लिए। किसी ने कहा कि चलिए ठीक है। अभिषेक साहब, अभिषेक हाँ जी, जी। आपको क्या लग रहा है, मैनपुरी विरासत संभालनी है मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को, और अगर उसे नहीं संभाल पाए तो कितना बड़ा नेगेटिव कह सकते हैं मैसेज जो पूरे प्रदेश में, देश में जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए। और अगर बीजेपी ने किला फतेह कर लिया तो क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति होने वाली? देखिए, सपा के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है जिस हिसाब से पार्टी चल रही है। तो बहुत सूझबूझ के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है। और मैनपुरी में ये भी आपको मैं बता दूं कि जो मुलायम सिंह के लिए, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के लिए, चलिए अभिषेक जी, मुलायम सिंह यादव अपने आप में बड़ी शख्सियत रहे। उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनपुरी को दी, मैनपुरी की जनता को दी। लाइक आगे साहब, क्या सिर्फ मुलायम सिंह यादव मुद्दा रहने वाले हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव के अलावा ये मुद्दा रहने वाला है कि मैनपुरी को मिला क्या है? ये मुद्दा रहने वाला है कि कई परिवार की विरासत जो है वो समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल न जाए, या फिर ये मुद्दा रहने वाला है कि बीजेपी को हराना है? क्या मुद्दा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विरासत है वो समाजवादी के पार्टी के पास रहेगी। और जैसा काम कर रही, जिस तरह से पूरे मुल्क में, पूरे देश में भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति कर रही है, वो किसी से छुपी भी नहीं है। और इसी को उजागर कर रही है सारी पार्टीज, और उजागर करके इनको जमीन पे पटकने का काम करेंगी सारी पार्टीज मिलके। और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पास हमेशा से मजबूती रही है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अब वहां पे समाजवादी को शिकस्त देना, या मुलायम सिंह यादव जी की बहू श्रीमती डिम्पल यादव जी को शिकस्त देना आसान नहीं है। ये समाजवादी अच्छी तरह से समझ रही है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ आगे साहब, मतलब क्या है कि भाई गढ़ है, विरासत है, खत्म नहीं होगी। मतलब विरासत तो कांग्रेस के पास भी बहुत सारी विरासत थी, 70 सालों की विरासत थी। मेहंदी हसन साहब बगल में बैठे हैं, ये बता देंगे कि क्या हुआ उस विरासत का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मक्कारी से आई है और मक्कारी से ही सत्ता में आई है। लेकिन अब जनता को पता चल गई है कि इनकी मक्कारी कहीं काम आएगी नहीं, क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। महंगाई चरम सीमा पे है, देश कहाँ पे पहुंच गया है, गरीबी कहाँ पे पहुंच गई है, लोगों को रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, कुछ है नहीं। तो जनता मूड बना चुकी है कि अब इनको सिर्फ मैनपुरी से नहीं, पूरे देश से भगाने का काम करेगी। जनता तो मैनपुरी से भगाएगी। उधर अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात से बीजेपी की विदाई तय है। मेहंदी हसन साहब, विरासतों की बात हो रही थी तो विरासत से जुड़ा सवाल आपसे पूछना जरूरी हो जाता है। विरासत थी, शायद उसी को दोबारा हासिल करने के लिए राहुल गांधी को आज भारत यात्रा निकालनी पड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, जब या कुछ और करने के लिए निकले राहुल गांधी? जी, जब जब देश जब ये लगेगा देश की जनता के ऊपर जुल्म हो रहा हो, बांटने का प्रयास किया, तब कांग्रेस आगे बढ़कर और आगे अपने आप को आगे रख के देश को बचाने का हमेशा सफल प्रयास किया है, और आगे भी इस बार भी कर रही है। चाहे जंग आजादी से पहले लेकर, चाहे गोरों को भगाने की बात रही हो, या आज जो काले के रूप में जो इस वक्त वर्तमान सरकार है, इसको भगाने की बात हो। इसने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने के अलावा, बांटने के अलावा कुछ नहीं है। कहते तो मेहंदी हसन साहब, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि सरकार को भगाने के लिए सरकार की नीतियों का विरोध करना होता है। वो तो सरकार की तरह रंग बदलने लगे हैं। वो तो खुद जाकर मंदिर जा रहे हैं, अब तो महाकाल जी की पूजा भी कर रहे हैं, जो कभी बताया करते थे कि जो तमाम चीजें हैं वो कल्पनाएं हैं। देखिए, हिंदू होना कोई गलत बात नहीं है, समस्याओं से तो उठाएंगे ना हम लोग। धर्म है, उसकी आस्था है, भगवान खुदा और सब में हर आदमी की अपनी आस्था रही। तो अगर वो अपने मान लिया अगर किसी मंदिर में जा रहे हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके, इसमें क्या आपत्ति है?
जिसको जहां जाना उसमें कोई आपत्ति नहीं। धर्म क्या हाल ही हिंदू का ठेकेदार इन्हीं ने ले लिया ठेकेदारी। भाई इस सरकार से पहले भी हिंदू कांग्रेस की सरकारें रही हैं और सभी को बराबर का सम्मान दिया गया है और सभी का एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के हिसाब से हर आदमी को अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हो और किसी भी धार्मिक जगह पे जाने में कोई रोक या टोक नहीं होनी चाहिए। कहते सदियों रहा है दुश्मन। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, सभी को ईश्वर को मानने का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर किसी एक का नहीं है और ईश्वर जो कुछ भी लोगों को देता है वो अपने हिसाब से देता है। अभिषेक जी, देखिए महाभारत में क्या होने जा रहा है? महाभारत में जी, महाभारत में देखिए, मैनपुरी सीट सपा के खाते में जा रही है, रामपुर की सीट अभिषेक जी जरा सुन लेते हैं आसम साहब क्या कह रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार आसम साहब क्या कह रहे हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितानाम धर्मस्य तदात्मनाम सर्जायामा परित्राणाय साधना विनाशाय क्या दुष्कृतामा धर्म स्थापना अर्थात संभवामी युगे युगे, यानी युग युग पर जब जब जुल्म होगा तब तब इसका विनाश करने के लिए हम प्रकट हो जाएंगे। ठीक आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे श्री राहुल गांधी जी निकल गए। जब जब धर्म जाति देश के ऊपर अन्याय होगा तब तब उसका विनाश करने ये तो वही हो रहा है। बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी को राम बता दे रहे हैं और योगी जी को हनुमान बता दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी को श्री कृष्ण बता दिया। अभी थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी श्री कृष्ण बता दिया गया था। मैंने ये कहा कि उनके बताए हुए जो भी आदर्श जो महापुरुष गुजरे हैं, भगवान गुजरे, उन्हीं ने बताया कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आप सत्य की राह पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। और इल्म अगर राहुल गांधी सबको लेके चल रहे हैं इसमें बुराई क्या है? भाई वो सभी को लेके अगले हों जब पिछड़ो या किसी कम्युनिटी के लोग, कहते मतलब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी और वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल नहीं, ये चीजें देखिए, ये चीजें देश को जोड़ने वाली चीजें हैं। कोई तो बात है जो हस्ती मिट्टी नहीं हमारी और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम कल भी हिंदुस्तानी अभिषेक जी के पास चलूंगा मैं। अभिषेक जी से जरा कुछ सवाल पूछ लिया जाए। हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर रहेंगे और जब भी दम है इसमें कोई दुरानी नहीं हसन साहब। और वाकई में आप जैसे प्रवक्ताओं का आज के दौर में होना बेहद जरूरी है और कांग्रेस को भी ऐसे प्रवक्ताओं की आवश्यकता है जो आज के दौर में ये बता पाए वाकई में कि कांग्रेस का विजन क्या है, कांग्रेस का मिशन क्या है और कांग्रेस किन मुद्दों पर काम कर रही है। अभिषेक जी के पास आऊंगा। अभिषेक साहब, अगर रामपुर बीजेपी जीत जाती है, मैनपुरी हार जाती है तो क्या मैसेज जाएगा? और अगर मैनपुरी जीत जाती है और रामपुर हार जाती है तो क्या मैसेज जाएगा? क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सीधी सी बिल्कुल ये स्थिति बीजेपी भी जानती है और सपा भी जानती है कि मैनपुरी की सीट सपा के खाते में जा रही है और उसके पीछे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के द्वारा किया गया कार्य है और इसमें एक जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। वहां की जनता के जो हालात, जो रुझान आ रहे हैं। और रामपुर में स्थिति ये है कि रामपुर में आजम खान साहब से जनता वाकई में बड़ी मतलब खुद को बड़ा नासाज महसूस कर रही है ठीक काफी दिनों से। और यही एक प्लस पॉइंट है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तो इसमें आप ये मानिए कि दोनों ही अपने सपा और बीजेपी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं, लेकिन इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लगातार ये लोग अब कोशिशों में लगे पड़े हैं ताकि प्रतिष्ठा बचाई जा सके किसी तरीके से। आगा साहब अगर हार गए मैनपुरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है समाजवादी पार्टी की। कुछ नहीं बचा रहने वाला है। मतलब ये कहा जाएगा कि पिता की विरासत को नहीं बचा पाएगी औलादें। 8 तारीख को रुझान जब आएगा तो आप देखिएगा रामपुर और मैनपुरी दोनों समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी और भारतीय जनता पार्टी आसपास नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है समाजवादी पार्टी को विजय बनाने के लिए। और जनता नहीं, वो तो ठीक है, 100% समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजय होगी। मैं आकलन की बात करूं, अगर ऐसा हो गया कि मैनपुरी हार गए तो क्या होगा? रामपुर नहीं गए तो क्या होगा? देखिए, आकलन करना चैनलों का काम है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मैनपुरी में हम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं या वहाँ पे जो भी रुझान आ रहा है और जो भी देखा जा रहा है वो बिल्कुल
समाजवादी पार्टी एक तरफा मैनपुरी जीत रही है और रामपुर भी एक तरफा जीत रही है। चलिए हसन साहब, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हार गए भाई समाजवादी पार्टी, अगर रामपुर भी हार गई, मैनपुरी भी हार गई, तो जो आप वो सेकुलरिज्म का और सपोर्टिंग का जो वो लेकर घूम रहे हैं लिफाफा, वो किसको पकड़ाएंगे ले जाकर फिर आप लोग? सर हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन और दिल को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है, आप जानते हम भी बहुत जानते शेर हमारे मेहंदी भाई को याद है, हैं बहुत कि शेर। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ ये है कि लोकतंत्र में हार जीत बड़ों बड़ों की होती है, और हार हार जीत इसमें कोई बात नहीं। जब जो दो मैदान में, एक मैदान में जब दो पहलवान उतरेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हार चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी हार चुके तो हैं। आप तो रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं, मैं हार रहा हूँ आप तो पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, अगर हार गए तो सपोर्ट कहाँ जाएगा? लिफाफा जो आप लोग लेकर घूम रहे हैं, सपोर्ट वाला लिफाफा, गिरते हैं छह सवार मैदान ही जंग में, और वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चलें। जब मैदान में हम आएंगे नहीं तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? अभी देखिए, कहते हैं कि तभी यही है कि 8 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे सब पॉजिटिव आएंगे। आप देखिए गुजरात के अंदर ही साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। अब वो धर्म और जाति के आतंकवाद के ऊपर आ गए, उसके ऊपर आ गए। तो आप जो जो आज सवाल जनता ये पूछ रहे हैं, वहां पे रीजनल चुनाव हो रहे हैं, स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, वहां ये बताइए कि आपने जो वादे किए थे नौजवानों को रोजगार देंगे, आप पकौड़े उनसे बिकवा रहे हैं। BA करने के बाद पकौड़े बिकवा रहे हैं। उनके किसी भारतीय जनता पार्टी को एक नेता बताए जिसने अपने घर के बच्चे के साथ बच्चे के हाथ में दे दिया हो कि जाओ एक ठेला ले लो, जाके पकौड़े बिकाओ। ये देश की जनता है, समझ गई है, जान चुकी है, अब होने वाला नहीं है। कहते हैं तुमने खेतों में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने खेतों में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है? जो बबूल का पेड़ लगाए तो कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे। देश को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया। अजी वो तो कह रहे हैं देश तो अग्रणी हो रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। काम किया है, और ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल करके यहाँ पे मैनपुरी हो चाहे रामपुर हो कि दे दिया कि जो भाई ठीक है, क्योंकि हमारी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। कहते कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, और यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये देश को बचाने के लिए अगर हम मतलब थोड़ा डाउन हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आंकड़दार पेड़ हमेशा आंधियों में सबसे पहले गिरते हैं, और जिसमें लचीला पता दिक्कत क्या होती है? देखिए अच्छा प्रवक्ता है आप, शेर व शायरी बहुत अच्छी कर रहे हैं मेहंदी साहब, लेकिन एक सवाल ये है कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे, अच्छा लग रहा था कि दो लड़के साथ आए हैं, यूपी के दो लड़के साथ आए हैं, लेकिन किस लिए साथ आए थे? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। चुनाव खत्म हुआ, दोनों अलग हो गए, जनता को तो सड़क पर छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर तो यही है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने अपने लिए मजे लेने हैं, जनता को सड़क पर छोड़ देना, चाहे मैनपुरी की जनता हो चाहे कहीं और। मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं, इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि चुनाव हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। कभी दल आएंगे चले जाएंगे, चुनाव लोग जीतेंगे हारेंगे चले जाएंगे, ये जब तक आइन है, जब तक हिंदुस्तान नहीं तो साथ क्यों छूट जाएगा फिर? रहेगी। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी प्रियंका गांधी जी यहाँ पूरे 5 साल रही, और 5 साल तक चाहे वो उन्नाव का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो या जौनपुर का मामला हो, सारी जगह रात 1 बजे 2 बजे जब कड़कड़ाती बारिश हो रही थी, जब टेम्परेचर 4 या 5 8 के करीब था, उस वक्त प्रियंका गांधी और पूरे कांग्रेस जन हर जगह पहुंचे हैं, और जो पीड़ित लोग थे उनका दर्द और मुसीबतें समझी है कि उसके लिए धरने में भी बैठे हैं हम लोग, जेल के अंदर भी गए हैं। लेकिन वही है कि हम लोग कल भी देश हित के लिए काम कर रहे थे, आज भी है। एक गांधी कल था, एक गांधी राहुल के रूप में आज आ गया है, और यही देश की तकदीर और तस्वीर और दिशा सब बदल के दिखा दिया जाएगा। कहते हैं किसी ने 2024 की तैयारी चल रही है आप लोगों की, तो आपको जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको क्या मतलब है मैनपुरी के चुनाव से? क्यों आगे साहब? सपोर्ट तो है आपके साथ, लेकिन ये 24 की तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस, चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं चुपचाप खड़े होकर कि अगर समाजवादी पार्टी आगे साहब की अगर सीट आ जाएगी तो हम खड़े हुए थे, हाँ नहीं आएगी तो हम 2024 की तैयारी कर ही रहे हैं। नहीं क्रेडिट नहीं ले रहे कि वहां वो जीतेगा या हारेगा, ऐसा नहीं है। कहते जब वैचारिक होते हैं, और ये रहता है कि हमें पता है कि कौन सी पार्टी बुरी है, ज्यादा बुरी है, कौन सी कम है, जो कम है उसके साथ हो रही है, इसमें बुरी कौन सी बात है? और सबके सामने आज प्रेम में पूरे हिंदुस्तान बुरा तो बुरा ही है, चाहे कम बुरा है चाहे ज्यादा बुरा है। आगा साहब
अगर हम ये जीत देश जाते हैं, देश की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कल भी थे, आज भी हमेशा ने। अगर समाजवादी पार्टी की भी जो त्रुटियां होंगी, खामियां होंगी, तब भी हम बोलेंगे। ये नहीं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन जाति तौर पे कोई मतभेद नहीं होंगे। चलिए ठीक है। मतभेद के बाद जब हम लोग एक आगा साहब से जरा एक सवाल पूछ लेता हूँ। आगा साहब, अगर मैनपुरी जीत गए, मुलायम सिंह यादव की विरासत अगर समाजवादी पार्टी ने बचा ली, तो 2024 में आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं, और उस दौरान अगर मैनपुरी और रामपुर जीत कर आप लोग जाते हैं, सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो क्या संभावनाएं बढ़ जाएंगी समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में 2024 के? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में अब की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 60 से 70 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी के खाते में लाई जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय शिवपाल यादव जी अब एक साथ हो गए हैं, और जब ये एक साथ हो गए हैं तो इस वक्त कार्यकर्ताओं में भी बड़ी खुशी की लहर है, और कार्यकर्ता चाहता था कि इस तरह से एक माहौल बने, और चचा भतीजे के साथ हम लोग खड़े होकर जिस तरह से सड़क पे पार्टियों का विरोध करते थे और पार्टीज का के लिए खड़े होते थे, वैसे ही हम लोग फिर खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल पैदा किया है, उससे उससे पूरे हिंदुस्तान की जनता परेशान है। देश को बांटने का काम कर रही है, लोगों को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, गरीबी कहां से कहां पहुंचाते चले जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल के रेट कहाँ है। तो भाई मुद्दा हम लोगों के पास इतने 2024 में हम लोगों के पास इतने मुद्दे हैं कि हम लोग बिल्कुल उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच हर दरवाजे पे जाएंगे, और 2024 लोकसभा के इलेक्शन में भारी सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लाने का काम करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, अगर मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो क्या इसके मायने निकाले जाएंगे, और 2024 में आप क्या फायदा देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, और बीजेपी को उसका क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी को इसका सीधी सी बात है कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है बहुत, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो। कहने को बहुत कम सीटें में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव जिस तरीके से वहां पर चल रहा है, और भाजपा और सपा पूरी ताकत लगा दे रही है, लेकिन फिर वो वही बात आएगी, ताकत ये लगाएंगे, लेकिन इनका भविष्य 2024 में इसका बहुत फर्क पड़ेगा इनकी जीत का। इसलिए मैनपुरी में संभवतः सपा की जीत जो माने मतलब लग रही है, लोग जो रुझान आ रही है जनता के हिसाब से, और रामपुर में बीजेपी की, तो मामला बराबरी का रहेगा, लेकिन इससे फायदा बीजेपी को ही होगा, और सपा को कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, खासकर 2024 में। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जो है वो खोने के लिए बहुत सारी चीजें। मेहदी हसन साहब, आपका आखिरी रिएक्शन, अगर जीत जाते हैं समाजवादी पार्टी वाले दोनों सीटों को, क्या लग रहा है 2024 में फिर आप लोग फिर एक बार लड़कों की दोस्ती हो जाएगी दोनों लड़कों की, फिर 2024 का चुनाव शायद यूपी में साथ में लड़ेंगे? देखिए, ये अभी बहुत दूर की कड़ी है, इस पर बाद में बात होगी। ये कहते हैं तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता के कारवां लुटा है क्यों, हमें राजधनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज ईमानदारी से हमें देश की आर्थिक स्थिति पे गौर करना चाहिए, आज ईमानदारी से हमें जो बेरोजगारी उस पर गौर करना चाहिए, आज ईमानदारी से हमारे जो कर्तव्य है, हम ईमानदारी से उन कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इस पर गौर करना चाहिए। आज ईमानदारी से सरकार की जो गलत नीतियां हैं, असफलताएं, उस पर गौर करना चाहिए। आज ईमानदारी से देश कहां से कहां ले गए, उस पर गौर करना चाहिए। कहते हैं घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हमारी और सेकुलर पार्टियों को दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि पहले देश को बचाएं, उसके बाद सजना संवरना होता रहेगा। तो अभी बहुत दूर की बात है, और ये इस बार ये आप लिख लीजिए, 2024 में कहीं नजर नहीं आएंगे। चाहे धर्म की बात करें, मजहब की बात करें, आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप चाहे जितने भी हादसा हुए हैं उसके अंदर आप चाहे कहीं बम का पूरा जखीरा मिल गया हो, उड़ा दिया गया हो, तो तमाम एयरपोर्ट के ऊपर ये सब चीजें देश की जितनी पुरानी, हम किसी और दिन इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट आओ, एयरपोर्ट भेज दिया, किसी और दिन बिल्कुल बड़े मुद्दों पर
बेरोजगारी पर बात करेंगे, तेल को बंद के कगार नकली नोट किस तरीके से बनने शुरू हुए हैं, ज्यादा उनकी खपत होने लगी है, इस पर बात करेंगे। अपटॉन बंद हो गया, रोजगार पर बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा समय की कमी है। मेहंदी हसन साहब, मेरा वादा है कि हर उस मुद्दे पर डिबेट होगी जो इस देश की जनता से जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस महत्वपूर्ण डिबेट पर शामिल हुए। हमारा वादा है हर उस मुद्दे पर डिबेट होगी जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता के हितों में उस पर बातचीत होनी चाहिए। हमें डिबेट का सिलसिला लगातार जानदार डिबेट पे बरकरार रखेंगे। आज मैनपुरी के इस मुद्दे पर हमने तमाम लोगों से बात की और मैनपुरी में अब यह निकल कर आ रहा है कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है दोनों ही पार्टियों के लिए। कांग्रेस साइड में है, सपोर्ट कर रही है, बसपा एक तरफ बैठी हुई है, वो चुपचाप बैठ कर देख रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में इस सीट के नतीजे, इन दोनों सीटों के नतीजे अपने आप में कई बड़े फेरबदल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशनल स्टेट टीवी के साथ। जय हिंद।